नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर यानी पादप उत्तक संवर्धन। बच्चों, ये टॉपिक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, साथ में ये 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में है, कटा नहीं है। तो ये हर रिगार्डिंग से जेट ICR BHU अदर जनरल साइंस कंपटीशन एग्जाम जितने भी है सबके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंडिंग मीन्स इससे आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन क्या है, किस प्रकार से हम लेबोरेटरी के अंदर कम समय में लाखों पौधे तैयार कर सकते हैं, चर्चा करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले चलते हैं अपने पादप उत्तक संवर्धन है क्या। पादप उत्तक संवर्धन है क्या? पादप उत्तक संवर्धन यानी प्लांट टिश्यू कल्चर। तो भाई बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन में मैं आपको समझाना चाहता हूं भी ये क्या चीज है। पादप के किसी भाग से, पादप के किसी भाग से संवर्धन माध्यम में, संवर्धन माध्यम ये मीडियम होता है भी, या इसको मीडिया भी बोलते हैं, कल्चर मीडिया। संवर्धन माध्यम में पात्रे संवर्धन द्वारा, पात्रे संवर्धन होता है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब कृत्रिम माध्यम, कृत्रिम कंडीशंस में पात्रे संवर्धन द्वारा अनेक पौधों को तैयार करना। अनेक पौधों को तैयार करना। तो यानी ये एक टाइम सेविंग मैकेनिज्म है, समय की बड़ी बचत होती है इस मैकेनिज्म से। और आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है। आजकल जितने बाग इत्यादि लगते हैं तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो इस माध्यम से तैयार किए जाते हैं। इनकी क्या क्या खासियत है अभी चर्चा करते हैं आगे भी, ऐसा करना क्यों जरूरी है और इसका हमें बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो पहले समझते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री क्या रही है इस प्लांट टिश्यू कल्चर की। तो भाई पादप उत्तक संवर्धन के जनक जो हैं, पादप उत्तक संवर्धन के जनक, संवर्धन के जनक गॉटलिब हेबरलैंड को माना जाता है भी। गॉटलिब हेबरलैंड को माना जाता है। गॉटलिब हेबरलैंड ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर पर काम करना प्रारंभ किया था। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है बच्चों, अब ऐसा क्यों संभव है भी हम नेचुरल प्रोसेस से प्लांट ब्रीडिंग न करवाकर, जैसे बीज बनते हैं, बीजों से फिर पौधा, बीज को बोते हैं, फिर पौधा उगता है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। परंतु पौधे के किसी भाग से नया पौधा तैयार करना कम समय में, ये पादप उत्तक संवर्धन है। परंतु पादपों में ऐसी कौन सी क्षमता है जिनसे उनके भाग से ही नया पौधा तैयार हो जाए? ये तो सोचने वाली बात है। नहीं तो प्रोसेस क्या है, नर युग्मक बनते हैं, परागकण वो जाते हैं वर्तिकाग्र तक, वो निषेचन करते हैं, फिर भ्रूण बनता है और उस भ्रूण के ऊपर बीज होता है, उसको फिर हम बोते हैं, बोने के बाद फिर नया पौधा तैयार होता है। परंतु इसमें पौधे के किसी भाग से, जड़ से, तने से, ठीक है, भ्रूण से, बीज से, परागकणों से डायरेक्ट हम पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये इसलिए संभव है कि भी पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिकाओं में
पूर्ण शक्तता पाई जाती है बच्चों, पूर्ण शक्तता ज्यादा होती है। पूर्ण शक्तता होती है टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी। अब ये टोटिपोटेंसी क्या है इसको देखते हैं अभी। कोशिका की वह क्षमता, कोशिका यानी सेल की वह क्षमता जिससे संपूर्ण जीव का विकास हो जाए। यानी सेल की वो पावर जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दे, वो कोशिका की क्या कहलाती है? पूर्ण शक्तता यानी टोटिपोटेंसी कहलाती है। अब देखो मनुष्य में, अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो हमारी टोटिपोटेंट सेल जो है वो एक ही है मनुष्य में, और उसका नाम है युग्मनज यानी जाइगोट। क्या नाम है बच्चों? जाइगोट। जाइगोट एक ऐसी सेल है, जैसे जाइगोट बनता है भाई स्पर्म और ओवम से, तो इस जाइगोट से, इसके डिवीजन से भ्रूण बनता है और फिर एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। तो ये इस कोशिका की पूर्ण शक्तता है, टोटिपोटेंसी है भी, ये एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। तो ये क्षमता टोटिपोटेंसी कहलाती है भी। और पादपों में ये जो टोटिपोटेंसी है बच्चों, ये ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये शब्द किसने दिया ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटिपोटेंसी यानी पूर्ण शक्तता जो है, पूर्ण शक्तता शब्द थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था बच्चों। किसने दिया? T.H. मॉर्गन। ठीक है, तो यहां तक हमने हिस्ट्री में क्या समझा? एक तो पूर्ण शक्तता समझी, एक प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक कौन है, प्लांट टिश्यू कल्चर एक्चुअल में होता क्या है। तो ये चीजें हमने समझ ली। अब मैं आपको इसके लिए आवश्यक उपकरणों की जानकारी दूंगा भी, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, आवश्यक क्या क्या आवश्यक है भी? आवश्यक उपकरण व पदार्थ। देखो भी, आवश्यक उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है वो है लेमिनार एयर फ्लो। इसके अलावा हम ऑटोक्लेव लेते हैं। ठीक है, इंक्यूबेटर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, फ्लास्क, नीफ, चाकू इत्यादि छोटे छोटे सारी चीजें हमें चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लेमिनार एयर फ्लो। क्या है बच्चों? लेमिनार एयर फ्लो। तो लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है? इस प्रकार का एक उपकरण है, देखो इसको ध्यान से, एक चेंबर है, ठीक है, एक कक्ष है। और इस लेमिनार एयर फ्लो की खासियत क्या है भी? लेमिनार एयर फ्लो की खासियत क्या है? ये लेमिनार एयर फ्लो है और ये एक चैम्बर है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है भी, ये कंटामिनेशन फ्री जोन है। कंटामिनेशन फ्री जोन है, संक्रमण रहित क्षेत्र है। क्योंकि इसमें जब ये बंद होता है तो यूवी लाइट्स अप्लाइज रहती हैं, और यूवी लाइट्स के कारण इसमें जो बैक्टीरिया या वायरसेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे ज़्यादा सावधानी जो अगर रखनी है वो ये है भी, आप जो भी काम करें वो प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशंस में होनी चाहिए। यानी निर्जमीकरण उनका हो जाना चाहिए। जितने भी उपकरण आप यूज़ कर रहे हैं, आपके हाथ जो है सैनिटाइज्ड होने चाहिए। सैनिटाइज़र का बड़ा ज़माना है आजकल, यानी हर चीज़ सैनिटाइज्ड होनी चाहिए।
अदरवाइज आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया और उसमें बैक्टीरिया इत्यादि घुस गए तो आपका जो नया पौधा तैयार होगा वो संक्रमित हो जाएगा, तो आपने जितना भी प्रोसेस किया वो वेस्ट चला जाएगा। तो ये स्टेरलाइजेशन और कंटामिनेशन फ्री होना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें ये कंटामिनेशन फ्री जोन क्यों है? क्योंकि इसमें यूवी लाइट चलती रहती है। पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है भी, जब भी आप इसमें एक्सपेरिमेंट करने बैठो तो इस यूवी लाइट को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट आप पर पड़ सकता है। फिर हाथ धो के अल्कोहल से अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके बैठो, जो भी उपकरण हो वो सैनिटाइज्ड होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों जेट में पूछ लिया था अभी, किस चैम्बर का उपयोग करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में? तो बच्चों लेमिनार एयर फ्लो का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आवश्यक पदार्थ में और चाहिए हमें संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडियम। तो ये भाई एक तो ये जेल फॉर्म में होता है, भी जेल रूप में होता है, क्योंकि पौधे के अगर किसी भाग को हमें टेस्ट ट्यूब में डालना है तो उसका माध्यम जेल होना चाहिए। लिक्विड हुआ तो वो डूब जाएगी, ठोस हुआ तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। और इसको जेल फॉर्म देता कौन है? अगार। ये समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है भी। या इसको ओशियन वीड भी बोल सकते हैं, ओशियन वीड। ठीक है। और संवर्धन माध्यम के अंदर हमें चाहिए पोषक तत्व, यानी न्यूट्रिएंट्स, और साथ में वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इसलिए जरूरी है, जैसे मान लो आपने कोशिका को संवर्धन करवाया तो उसमें ऑक्सीजन हार्मोन होना चाहिए, साइटोकाइनिन हार्मोन होना चाहिए, कोशिका विभाजन जल्दी होगा, जल्दी ग्रोथ करेगी। पोषक तत्व जो भी पौधे को आवश्यक हो वो सभी हमें देने पड़ते हैं, क्योंकि हम एक पौधा ही तो बना रहे हैं। भले ही आर्टिफिशियल कंडीशन में, कृत्रिम माध्यम में बना रहे हैं, परंतु उसको पोषक तत्व तो चाहिए। तो ये दो चीजें होगी। तीसरी चीज जो है बच्चों वो क्या है? वो है निर्जमीकारक। स्टरलाइजर कौन कौन से उपयोग करते हैं? एक तो बच्चों हम यूज करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। और दूसरा हम इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको भी। ठीक है, C2H5OH। तो इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जो भी उपकरण का स्टरलाइजेशन जो है, उपकरण का जो है, उपकरण का निर्जमीकरण जो है, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर या 15 PSI प्रेशर दाब देकर, जैसे परख नलियां हैं उनको बहुत ज़्यादा हीट पर हम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं ताकि उनके जीवाणु, वायरसेस जो भी हैं वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो हर तरीके से इस पर निर्जमीकारक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रोसेस में। अदरवाइज आपका सारा का सारा प्रैक्टिकल जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये तो थी आवश्यक चीज़ें जो हमें चाहिए, यानी पूरा प्रोसेस करने के लिए। एक तो लैब होगी, लैब के अंदर जो मुख्य उपकरण है वो कौन है? लेमिनार एयर फ्लो, और साथ में ये संवर्धन माध्यम और निर्जमीकारक। अब चलते हैं प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है बच्चों। प्रोसेस देखो, एक तो हम लेते हैं पादप का भाग, पादप का भाग, और इस पादप के भाग को जिसको लेते हैं इसको बोलते हैं एक्सप्लांट या कर्तोतक।
क्या बोलते हैं बच्चों? कर्तोत्तक। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपकी बुक में दी हुई है। कर्तोत्तक क्या है? जिस भाग का हमें संवर्धन करना है, जिस भाग का संवर्धन करना है, पादप का वह भाग जिसका क्या करना हो बच्चों? संवर्धन करना हो। अब आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं? अगर आपने कोशिका ली यानी सेल ली तो कोशिका संवर्धन कहलाएगा भाई। या सेल कल्चर, यानी किसी कोशिका से पौधे का निर्माण किया। उत्तक ले लिए या विभाज्योत्तक ले लिए, तो मेरिस्टेमेटिक कल्चर कहलाएगा भी। ठीक है, विभाज्योत्तक संवर्धन। अगर आपने भ्रूण ले लिया तो कहलाएगा भ्रूण संवर्धन, एम्ब्रियो कल्चर। अगर सीड ले लिया तो सीड कल्चर। परागकण ले लिए, किस भाग का यूज किया है तो पोलन ग्रेन कल्चर कहलाएगा भी, पोलन ग्रेन कल्चर। परागकण संवर्धन कहलाएगा। तो ये परिभाषाएं होगी जी। संवर्धन माध्यम में कोशिका का संवर्धन करना कोशिका संवर्धन कहलाता है। पात्रे संवर्धन विधि द्वारा, इन विट्रो कल्चर, कृत्रिम परिस्थितियों में। ठीक है, तो ये सारी की सारी डेफिनेशन आपकी एक बार में क्लियर होगी। तो एक्सप्लांट का हमें संवर्धन करना है, वो एक्सप्लांट इन सभी फॉर्म में हो सकता है। सेल की फॉर्म में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एम्ब्रियो, सीड या पोलन ग्रेन या अदर पार्ट, कोई भी पार्ट। ठीक है, तो अब क्या लिया आपने? मान लो ये पौधा है बच्चों, और आपने इसका अग्र भाग ले लिया जिसे हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये ले लिया आपने। अब ये क्या कहलाया बच्चों? कर्तोत्तक। क्या कहलाया? कर्तोत्तक। अब आपको क्या करना है? इसको टेस्ट ट्यूब में स्थानांतरित करना है। ये परख नली है, मान लो ये परख नली है और इसके अंदर हमने माध्यम डाला है इस प्रकार से। क्या डाला है? माध्यम। कौन सा? जो अगार से हमने तैयार किया था जल रूप में। तो आपको क्या करना है? इस कर्तोत्तक को ट्रांसफर करना है इसमें। कर दिया तो ये कहलाता है संवर्धन करना। क्या भी? कल्चरिंग, संवर्धन। अब क्या देखोगे? कुछ समय बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है बच्चों। यहां पे कुछ समय बाद इस भाग का कोशिकाओं का विभाजन होगा, सेल्स का डिवीजन होगा और ये एक गुच्छे जैसी संरचना बना लेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं डिवीजन तो करेंगी और करेंगी तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा। तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या नाम देंगे? कैलस। क्या नाम देंगे बच्चों? कैलस। और कैलस की परिभाषा क्या हुई? अविभेदित कोशिकाओं का समूह। ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स।
अब ये अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन गया। अब के कुछ समय बाद इसको क्या करो, इसको आप ट्रांसफर कर दो नए संवर्धन माध्यम में। किस में ट्रांसफर कर दो? नए संवर्धन माध्यम में, नया संवर्धन माध्यम। और इस नए संवर्धन माध्यम में ट्रांसफर करना कहलाता है सब कल्चरिंग, यानी उपसंवर्धन। अब ये सब कल्चरिंग क्यों जरूरी है? अब यहां से इसने क्या है, न्यूट्रिशन का यूज कर लिया, पोषक तत्वों का यूज कर लिया, और अभी इसमें जड़ें वगैरह बनी नहीं, तो नीचे तक ये जा नहीं सकता। तो यहां तक पोषक तत्व खत्म हो गया, अब सप्लाई रुक गई तो ये खत्म हो सकता है। तो इसको क्या करो, नए संवर्धन माध्यम में ट्रांसफर कर दो बच्चों। और इसके बाद, इसके कुछ दिन बाद आपको क्या दिखाई देगा, यह है इंटरेस्टिंग चीज। इसके कुछ दिन बाद इस कैलस से, इन अविभेदित कोशिकाओं से नया पौधा बनने लगेगा, नया प्लांट बन गया इन टेस्ट ट्यूब में। अब ये जैसे जैसे बड़ा होगा इसको हम ट्रांसफर कर देंगे सोइल में, और सोइल के बाद किसी को बेच सकते हैं भी, ले जा। अब वो लेगा क्यों? क्योंकि हम किसका संवर्धन कर रहे हैं, हमारे पास मान लो किसी भी तरीके से जैव प्रौद्योगिकी तरीके से अपना जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है जो चलता आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का संकरण करवाने से जो नए पौधे, अच्छी किस्म हमें तैयार मिली है। कुल मिला के बात यह है, जो हमारे पास अच्छी किस्म है उस पौधे के किसी भाग से बहुत सारे भाग बना लो, लाखों लाखों पौधे तैयार कर सकते हो आप इस प्रकार टेस्ट ट्यूब में। तो ये प्रोसेस जो है ये बच्चों क्या कहलाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है, पादप उत्तक संवर्धन। तो इस प्रकार से पौधे तैयार हो गए, इनको आप सॉइल में ट्रांसफर कर दो, पैकेट में नीचे उसके पॉलीथीन लगा दो, अगले को दे दो, ले जाओ जी। और ये सोमा क्लोन होते हैं। क्या होते हैं? सोमा क्लोन होते हैं बच्चों। सोमा क्लोन, सोमा क्लोन कहलाते हैं। क्योंकि ये नए विकसित पादप अपने पैतृक पादप के समान होते हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जेनेटिकली ये जो है ये सेम है, क्योंकि हमने न तो क्रॉस करवाया, कुछ नहीं करवाया, उसी पौधे की कोशिकाओं से नया पौधा विकसित कर दिया। आगे चलते हैं उसी स्लाइड पे। तो हमने क्या किया, कर्तोत्तक का प्रयोग किया, कर्तोत्तक को कल्चर किया माध्यम में, धीरे धीरे उसका उपसंवर्धन किया नए संवर्धन माध्यम में, और इन फ्यूचर हमने देखा भी इसके अंदर एक पौधा विकसित हो गया, इसके अंदर एक पौधा विकसित हो गया। अब कुछ में तो जड़ें पहले बन जाती हैं, ज़्यादातर कईयों में सीधा प्ररोह बनता है, शूट ही विकसित हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस ध्यान रखना, सारी की सारी परिस्थितियां जो हैं हाइजेनिक होनी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। समस्या क्या आती है भी? समस्या क्या आती है? एक तो संक्रमण की, कंटामिनेशन हो सकता है भी, और कंटामिनेशन से बचने के लिए बचाव क्या है? एक तो सही निर्जमीकरण है, सरफेस स्टरलाइजेशन। स्थायी निर्जमीकरण का मतलब क्या बच्चों? कर्तोत्तक का निर्जमीकरण, कर्तोत्तक का निर्जमीकरण, यानी जो एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट का स्टरलाइजेशन करना हमने।
उसको मतलब क्योंकि उस एक्सप्लांट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं तो उनको नष्ट करना है। दूसरा है अन्य चीजों का निर्जमीकरण। अन्य जितने भी आगे चाहे वो आपके हाथ हैं, चाहे वो आपके उपकरण हैं, चाहे वो आपका माध्यम है, ठीक है, कोई भी, इन सब का हमें स्टरलाइजेशन करना पड़ता है। तो ये सीधा ही निर्जमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जमीकरण। तो ये हो गया निर्जमीकरण, ये समस्या है। आगे चलते हैं। पादप उत्तक संवर्धन के लाभ क्या है बच्चों? पादप उत्तक संवर्धन के लाभ, बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स क्या है? तो बच्चों इसको एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। पहला बेनिफिट ये है समय की बचत। कम समय में पैतृक पौधे जैसे ही अनेक पौधे तैयार कर सकते हैं। कम समय में बहुत सारे पौधे हम तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लो बीज बनने में भी समय लगता है और फिर इसकी प्रसुप्तावस्था होती है भी, फिर इसको बोना पड़ता है और फिर उसके बाद ये बचेगा या नहीं बचेगा वो भी पता नहीं है। तो डायरेक्ट हमने क्या तैयार कर लिया? प्लांट ही तैयार कर लिया बच्चों। तो समय की बहुत बड़ी बचत होगी। दूसरा, जीवाणु विषाणु मुक्त पौधे तैयार करना। बैक्टीरियल एंड वायरल फ्री प्लांट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। क्यों? और इसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, बैक्टीरियल और वायरल फ्री प्लांट कैसे तैयार किए जा सकते हैं। उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? इस हेतु शीर्षस्थ विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का संवर्धन करना पड़ता है भाई। क्योंकि इन कोशिकाओं में ये नई बनी होती हैं बिल्कुल। अगर शीर्ष भाग की कोशिकाएं हैं, नई बनी है, मान लो किसी पौधे में रोग है, उसके अंदर कंटामिनेशन है, ऑलरेडी वो डिजीज उसके हो गई और वो डिजीज बहुत सारे पौधों में फैल गई, तो अब नई जनरेशन लगाओगे तो उसमें भी आएगा, सीड के थ्रू जाओगे तो उससे कैसे मुक्ति प्राप्त करें? तो आप उसका क्या लो? शीर्षस्थ विभाज्योतक ले लो। ये नई बनी सेल्स हैं और ये वायरस और बैक्टीरियल फ्री होती है कुछ समय के लिए, उसके बाद इनमें भी संक्रमण हो जाएगा, परंतु मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो ये इनकी कोशिकाएं संक्रमण रहित होती हैं भी। तो अगर इनका संवर्धन करोगे तो आपको बैक्टीरियल एंड वायरस फ्री प्लांट मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। ये प्लांट्स प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन करना पड़ता है? शीर्षस्थ विभाज्योतक का संवर्धन करना पड़ता है। दूसरा,
अगला फायदा क्या है भाई? भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन, देखो भाई, भ्रूण से बीज बनने में समय लगता है और कई बार भ्रूण नष्ट भी हो सकता है भी। कई बार पौधों का भ्रूण या कुछ पौधों का भ्रूण अल्पकालिक भी होता है भी। तो आप भ्रूण से प्रत्यक्ष पौधा तैयार कर सकते होगी। यानी ये समय बचा लिया। कई जो होते हैं प्लांट्स, भ्रूण से सीड बनने में नहीं बन पाता, प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, तो डायरेक्ट भ्रूण की सेल लें और उसको कल्चर करें और उससे डायरेक्ट क्या बनाएं? पौधा। परंतु इसमें ध्यान रखना है भ्रूण का निलंबक यानी सस्पेंसर नष्ट नहीं होना चाहिए भी। नहीं तो ये ध्यान से निकालना पड़ेगा, भ्रूण आपको ध्यान से निकालना है। सस्पेंशन उसका नष्ट नहीं होना चाहिए, निलंबक जो है उसका नष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वृद्धि नहीं करेगा। तो ये फिर एक बार समय की बचत का आ गया। अगला है बड़ा ही शानदार, अगुणित पौधे तैयार करना। अगुणित पौधे तैयार करना, हैप्लॉइड्स प्लांट। कई बच्चों को ये टर्म ही पता नहीं होगी अगुणित होता क्या है, तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। दो टर्म्स हमें सुनने को मिलते हैं, एक तो अगुणित यानी हैप्लॉइड, और एक टर्म आती है द्विगुणित यानी डिप्लॉइड। अब मैं आपको सीधा सा बता दूं भी, अगर आपकी कोशिका में मनुष्य की बात कर ले, 23 गुणसूत्र हैं तो वो अगुणित हैं और 46 हैं तो वो द्विगुणित हैं। और 23 गुणसूत्र वाली मनुष्य में दो ही कोशिकाएं होती हैं, या तो स्पर्म शुक्राणु या अंडाणु ओवम, और कोई सेल नहीं होती, और 46 वाली सारी सेल्स होती हैं। तो पौधों के अंदर अगुणित कौन सी होंगी? पौधों में अगुणित कोशिका जो है वो ज्यादातर हम पोलन ग्रेन का प्रयोग करते हैं या परागकण या भ्रूण कोश की कोशिकाएं, एम्ब्रियो सेक जो है, तो उसकी कोशिकाएं भी क्या होती हैं? अगुणित होती हैं। इसके अंदर अंडाणु कोशिका, उसका यूज कर सकते हैं, पर ज्यादा इजी कौन सा है? पोलन ग्रेन। तो अगुणित, अगर आप परागकण संवर्धन करेंगे, परागकण संवर्धन द्वारा अगुणित पौधे तैयार किए जा सकते हैं बच्चों। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या काम आती है वो भी बताऊंगा, परंतु सर्वप्रथम सफल परागकण संवर्धन जो किया था शिप्रा गुहा मुखर्जी व
सतीश चंद्र महेश्वरी ने किया था भी। और किस पौधे में? धतूरे में। किसमें? धतूरे में। तो सिर्फ ये इंडियंस, देखो नाम आगे, कई बार आप ये मत सोचा करो भी फॉरेनर ही फॉरेनर सब कुछ करते हैं, इंडियन भारतीय लोगों ने भी बहुत कुछ किया है। जैसे जैसे आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो सफल प्रयोग किया था परागकण संवर्धन का। अब इसके लाभ क्या है भी? परागकण संवर्धन के लाभ, तो बच्चों इससे अन्य किस्मों के साथ संकरण करवाया जा सकता है भी। बहुभ्रूणता भी लाई जा सकती है, सॉरी बहुगुणिता, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाना। तो इसके लिए एक रसायन भी कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है भी। बहुगुणिता, ज़्यादा कैरेक्टर्स आए, ज़्यादा उसमें वैरायटीज हो, क्वालिटीज हो, तो उसके लिए तो ये परागकण संवर्धन बड़ा ज़रूरी है। पहले एप्लॉइड कर दो, फिर ज़्यादा किस्मों के साथ उनका हाइब्रिडाइजेशन कराओ, तो वो गुणसूत्रों की संख्या भी हम नए पौधों में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या क्या लाभ है भी? अन्य लाभ तो हम जर्म कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। जनन द्रव्य संरक्षण, तो जिन पौधों को हमें बड़ी मुश्किल से उनका क्रॉस हो, बड़ी मुश्किल से उनको उगाया जा सके, तो ऐसे पौधों को भी हम संरक्षित कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा। ऐसे पौधों को भी संरक्षित कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन भी करवा सकते हैं भी। एक ऐसी सेल जिसकी सेल मेम्ब्रेन तो है, उसके अंदर केंद्रक है, कोशिका झिल्ली, परंतु ध्यान रखना कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, तो उस कंडीशन को प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। और इसका संकरण करवाना, इनको जबरदस्ती मिलवा देना, जिसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म हो, कोशिका द्रव्य हो, परंतु केंद्रक न हो। तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन भी हम इसमें करवा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो लगभग हमने प्लांट टिश्यू कल्चर की सारी बातें कर ली हैं। एक अंग संवर्धन का और ध्यान रखना, वैज्ञानिक का नाम अंग संवर्धन ऑर्गन कल्चर जो है, इसमें सफलता जो प्राप्त की थी वो हैनिंग ने की थी। किसने की? हैनिंग ने सबसे पहले। ऑर्गन मतलब पौधे के किसी अंग का संवर्धन करना, बीज, भ्रूण इत्यादि, जड़, ये सब। तो इसमें आज हमने महत्वपूर्ण सारी जानकारियां कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा, क्योंकि बड़ा इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मेन है लेबोरेटरी होनी चाहिए, कृत्रिम सारा आपके पास सिस्टम होना चाहिए, मीडिया बनाने के सारे उपकरण होने चाहिए, लेमिनार एयर फ्लो होना चाहिए, और हाइजेनिक कंडीशन रखने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप एक पौधे से लाखों पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये एग्रीकल्चर के अंदर भविष्य में आने वाला बहुत ही ट्रेंडिंग, ये कह रहा हूँ, फील्ड भी रहने वाला है। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि हमें समय की बचत करनी है, उत्पादन को दिन ब दिन बढ़ाना है, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और उस भोजन की डिमांड को उत्पादन बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है। तो कम समय में ज़्यादा प्लांट्स, अच्छी किस्म के प्लांट्स तैयार करना, यही अभी इस समय एग्रीकल्चर फील्ड का उद्देश्य है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं और आपका भी इस क्षेत्र में भविष्य बन सकता है। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास हमारी यही संपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।